गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज मैं लेकर आया हूँ 31 दिसंबर के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है साइप्रस। दो देशों ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने प्रावधान और गतिशीलता भागीदारी पर आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। छात्रों, शिक्षाविदों, पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्था और सहयोग का एक सामान्य ढांचा प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और साइप्रस के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर 30 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर है। विदेश मंत्री ने साइप्रस मुद्दे पर भारत की स्थिति को दोहराया। उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर द्विसांप्रदायिक द्विक्षेत्रीय महासंघ के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने साइप्रस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर की ऑस्ट्रिया यात्रा पिछले 27 वर्षों में भारत से ऑस्ट्रिया की पहली विदेश मंत्री स्तर की यात्रा होगी। वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी से भी मुलाकात करेंगे। साइप्रस के बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वी भूमध्य सागर में अनातोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय प्रदेश है। यह मिस्र के उत्तर में, ग्रीस के पूर्व में, तुर्की के दक्षिण में और लेबनान और सीरिया के पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी निकोसिया है। निकोस अनास्तासीदेस इसके वर्तमान राष्ट्रपति है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्राजील के किस दिग्गज फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है? पेले का निधन हो गया है। तो जान लेते हैं पेले के रिकॉर्ड्स के बारे में। पेले ने रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीते। पेले को 21 साल के करियर के दौरान 1363 खेलों में विश्व रिकॉर्ड 1281 गोल करने का श्रेय दिया जाता है। पेले को 2000 में फीफा का प्लेयर ऑफ द सेंचुरी नामित किया गया था। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उन्हें एथलीट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। वह 1958, 1962 और 1970 में 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। 1958 के टूर्नामेंट के बाद उन्हें ओरी द किंग उपनाम दिया गया। एडसन अरांटेस दो नेसिमेंटो को पेले के नाम से जाना जाता है। पेले कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें द ब्यूटीफुल गेम वाक्यांश को फुटबॉल से जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने किस सूचना प्रणाली का बीटा संस्करण जारी किया है? तो इसका आंसर है अस्पताल प्रबंधन का। HMIS का बीटा संस्करण लाइट यानी कम साइज वाला ठोस और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने की कल्पना करता है। यह विशेष रूप से निजी क्लिनिकों और छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं पर केंद्रित है। यह बीटा संस्करण डॉक्टरों को रोगियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह उन्हें एक ही विंडो में अपने कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और रोगी वितरण प्रबंधित करने में भी सक्षम करेगा। यह ई-प्रिस्क्रिप्शन सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह पंजीकृत रोगियों के लिए पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पर्चे देखने की सुविधा भी प्रदान करेगा। NHA ने अपने बीटा परीक्षण में भाग लेने और अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भी आमंत्रित कर रहा है। अब हम थोड़ा सा NHA के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। 2 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठन किया गया। तो एक तो ये कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जो जिम्मेदार निकाय है वो है NHA, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और 2 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का राष्ट्रीय स्वास्थ्य
प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठन किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत की सहायता से निर्मित 720 मेगावाट मांगदेशु जल विद्युत परियोजना भूटान की किस कॉरपोरेशन को सौंपी गई? ड्रग ग्रीन पावर। 27 दिसंबर को थिम्पू में आयोजित एक समारोह में मंगदेशु जल विद्युत परियोजना सौंपी गई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था। मंगदेशु जल विद्युत परियोजना ने भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44% वृद्धि की है और अब यह 2326 मेगावाट है। इसकी स्थापना के बाद से इसने 9000 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है। इसने सालाना 2.4 मिलियन टन उत्सर्जन कम किया। मंगदेशु जल विद्युत परियोजना ने भूटान के जल विद्युत राजस्व में 31% की वृद्धि की। इसने 2021 में भारत को 12.13 अरब रुपए की बिजली का निर्यात किया। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन ने सिविल इंजीनियरिंग और सामाजिक और पर्यावरणीय प्रत्ययन पत्र में उत्कृष्टता के लिए परियोजना को ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया। भारत और भूटान ने 4 मेगा पनबिजली परियोजनाओं को पूरा किया है। तो एक तो ये देख लीजिए आप, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष लोटे शेरिंग ने इसका उद्घाटन किया था और इसने सालाना 2.4 मिलियन टन उत्सर्जन का कम किया है, 9000 मिलियन यूनिट से अधिक का उत्पादन किया है और इसने 2021 में भारत को 12.13 अरब रुपए की बिजली का निर्यात किया है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। वह इजराइल के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्हें 120 सदस्यीय नेसेट इजरायली संसद में 63 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। विश्वास मत के दौरान 54 सांसदों ने उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार के 3 राष्ट्रीय लक्ष्य हैं: ईरान को परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने से रोकना, बुलेट ट्रेन शुरू करना और अधिक अरब देशों को अब्राहम समझौते के तहत लाना। उन्होंने नागरिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा में सुधार करने और रहने की लागत को कम करने का वादा किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने 31 मंत्रियों और 3 मंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की। रक्षा और शिक्षा और कल्याण में एक ही समय में 2 मंत्री हो गए। केवल 5 महिलाओं को मंत्री पद मिला, जो उनकी प्रतिनिधि का नया निचला स्तर है। एमके होवाना नेसेट इजरायली संसद के पहले खुले तौर पर समलैंगिक स्पीकर है। इजराइल की राजनीतिक प्रणाली देख लेते हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं राजनीतिक प्रणाली के बारे में। इजराइल की सरकार प्रणाली संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और सरकार द्वारा कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेसेट इजरायली संसद के पास विधायी शक्ति है। इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। तो एक तो इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमके होवाना नेसेट इजरायली संसद के पहले खुले तौर पर समलैंगिक स्पीकर है। और बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए किस प्रोजेक्ट को जारी रखेगी? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। लगातार दूसरे वर्ष भारतीय सेना की लद्दाख स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट जारी रखेगी। परियोजना को जारी रखने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक विकास संगठन NIEEDO ने के साथ फायर एंड फ्यूरी कोर्स ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
एमओयू के तहत लद्दाखी छात्रों को मूल्य आधारित शिक्षा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, वेलनेस प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि के माध्यम से अपना पेशेवर करियर बनाने के लिए सलाह दी जाएगी। परियोजना शैक्षणिक वर्ष 21-22 में शुरू की गई थी। परियोजना के तहत पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम प्रदान करके लद्दाखी छात्रों को विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए सलाह और मार्गदर्शन दिया जाता है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स या 14 कॉर्प्स भारतीय सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान का हिस्सा है। यह लेह कारगिल में सैन्य विकास की देखरेख करता है और चीन पाकिस्तान के साथ सीमाओं और सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए किस वोटिंग का प्रस्ताव किया? रिमोट वोटिंग का। चलिए रिमोट वोटिंग को समझ लेते हैं। रिमोट वोटिंग को एक बहु निर्वाचन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग करके शुरू किया जाएगा, जो वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही ईवीएम की सभी सुरक्षा विशेषताओं को बरकरार रखेगी। यह रिमोट पोलिंग बूथ से इस संशोधित ईवीएम द्वारा 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को नियंत्रित किया जा सकता है। पहल अगर लागू की जाती है तो प्रवासियों के लिए एक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है और उनकी जड़ों से उन्हें जोड़ा जा सकता है। बार बार निवास बदलने जैसे विभिन्न कारणों से प्रवासी अपने कार्यस्थल पर अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं। आयोग ने 16 जनवरी 2023 को बहु निर्वाचन प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। पोल पैनल ने कानून में आवश्यक बदलाव, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव और घरेलू प्रवासियों के लिए मतदान पद्धति जैसे विषयों पर 31 जनवरी तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से लिखित विचार भी मांगा है। रिमोट वोटिंग को लागू करने के लिए जिन कानूनों और नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी, उनमें 1950 और 1951 का जनप्रतिनिधित्व कानून, चुनाव संचालन नियम 1961 और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम 1960 शामिल है। 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रिमोट वोटिंग को लागू करने का विचार है। इसका मतलब यह है कि अगर पायलट सफल रहा तो 2024 के आम चुनाव में रिमोट वोटिंग को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। आरबीएम को इसी की तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से परमाणु ऊर्जा विभाग और ECIAL ईवीएम के 2 PSU निर्माताओं में से एक द्वारा डिजाइन किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरकार ने प्रमुख दालों तूर और उड़द के लिए मुफ्त आयात नीति को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर है 1 साल के लिए 31 मार्च 2024। मार्च 2022 में सरकार ने 2 किस्मों की दालों के लिए मुक्त आयात नीति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। मुक्त आयात नीति के तहत निर्दिष्ट दालों को बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के आयात करने की अनुमति है। यह नीति मई 2021 में शुरू की गई थी। नवंबर 2022 में दालों की महंगाई दर 3.15% थी। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 28 दिसंबर 2022 को अरहर और उड़द की खुदरा कीमतें 6 महीने पहले दोनों दालों के लिए 100 रुपये किलो से बढ़कर क्रमशः 110 रुपये और 115 रुपये किलो हो गई। फसल वर्ष 2021-22 जुलाई-जून में भारत का दलहन उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% बढ़कर 27.75 मिलियन टन हो गया। चना उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। कुल दलहन उत्पादन में चना उत्पादन की हिस्सेदारी 50% है। भारत वार्षिक खपत का लगभग 15% दालों का आयात करता है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 2 मिलियन टन MT दालों का आयात किया। 2021-22 और
2025-26 के बीच म्यांमार से सालाना 0.25 मैट्रिक टन उड़द और 0.1 मैट्रिक टन अरहर का आयात करेगा। 2016 में भारत और मोजाम्बिक के बीच 5 साल के लिए हर साल 0.2 मीट्रिक टन अरहर आयात करने का समझौता हुआ था। इसे सितंबर 2021 में और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 2021 में भारत ने 2025 तक प्रति वर्ष 0.05 मीट्रिक टन अरहर के आयात के लिए मलावी के साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल का कौन सा मोबाइल ऐप मैनुअल लॉन्च किया गया? प्रहरी। 29 दिसंबर को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रहरी मोबाइल ऐप और 13 मैनुअल के संशोधित संस्करण को लॉन्च किया। अब जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी, आवास, जीवन काल CAPF और छुट्टी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही 13 मैनुअल में प्रतिष्ठित रिवीजन तथा अपडेट से ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग के कार्यों की बेहतर समझ बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी। इससे BSF जवानों और सभी स्तरों के अधिकारियों के काम में आसानी होगी। BSF प्रहरी ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले 3D मुद्रित प्रिंटेड घर आवास इकाई का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में किया। यह एक आपदा प्रतिरोधी संरचना है। यह जोन 3 भूकंप विनिर्देशों और ग्रीन बिल्डिंग मानदंडों का अनुपालन करता है। यह अहमदाबाद कैंट में स्थित है। इसका निर्माण माइको प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES द्वारा किया गया है। इसमें नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी शामिल है। 3D प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके गैरेज स्थान के साथ 71 वर्ग मीटर की आवासीय इकाई का निर्माण कार्य 12 सप्ताह में पूरा किया गया। भारतीय सेना के अहमदाबाद स्थित गोल्डन कटार डिवीजन ने परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने यह फैसला शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया है। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को OBC के लिए आरक्षित सीटों के बिना शहरी निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है, क्योंकि राज्य ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि OBC के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीटों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक आयोग बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। कानून विभाग और शहरी विकास विभाग प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश तैयार करेंगे। ट्रिपल टेस्ट क्या है? यह एक टेस्ट है जिसके लिए सरकार को स्थानीय निकायों में OBC के आरक्षण के लिए 3 कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, और वो कार्य नीचे दिए। और वो कार्य यह है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में OBC के पिछड़ेपन की स्थिति, प्रकृति और प्रभाव पर डेटा एकत्रित करने के लिए विशेष आयोग का गठन करना। यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार को नगरपालिका एवं नगरपालिका चुनावों में आनुपातिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। तो ये है ट्रिपल टेस्ट सर्वे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं 2021-22 शीर्षक से वेब प्रकाशन कब जारी किया? 27 दिसंबर को।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 दिसंबर को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करते हुए भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं 2021-22 शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह प्रकाशन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उनकी परिपक्वता प्रोफाइल, आय और व्यय, चुनिंदा वित्तीय अनुपात, कर्मचारियों की संख्या और प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रमियों के वितरण के साथ देनदारियों और परिसंपत्तियों की प्रमुख इकाई बार जानकारी प्रस्तुत करता है। पूंजी से जोखिम, भारत संपत्ति अनुपात, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम, आकस्मिक देनदारियां और अदावाकृत जमा शामिल है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के समेकित तुलन पत्र का राज्यवार वितरण भी प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस के तहत टाइम सीरीज पब्लिकेशन लिंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन तक पहुंचा जा सकता है। महत्वपूर्ण टेक अवे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास। आरबीआई मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में असम में आरईसी द्वारा कौन सा उत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है बिजली उत्सव। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 28 दिसंबर को असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांवों में बिजली उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यूटिलिटी अधिकारियों द्वारा बिजली के उपभोक्ता अधिकारों, बिजली के लाभों और दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों को और बिजली की पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डाला गया। बिजली के उपभोक्ता अधिकार, ऊर्जा संरक्षण और बिजली के लाभ जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में एलईडी बल्बों के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आइए आरईसी लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी दी। साल 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने संचालन के क्षेत्र में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय राज्य बिजली यूटिलिटीज, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये था आरईसी के बारे में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएएफ ने सुखोई प्लेन से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर है 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा अधिकारी के अनुसार सुकोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल का परीक्षण किया गया। Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रहार किया। यह मिसाइल के एयर लॉन्च के एंटी-शिप संस्करण का परीक्षण था। इस परीक्षण के साथ वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल की है। सरकार के अनुसार सुकोई 30 MKI विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ मिसाइल की लंबी रेंज क्षमता वायुसेना को रणनीतिक रूप से मजबूत करेगी और भविष्य में युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश पर हमला करने में अधिक प्रभावी होगी। बयान में कहा गया कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, BAPL और
HAL के समर्पित प्रयासों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जान लेते हैं पहले परीक्षण के बारे में। बता दें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण का हाल के दिनों में कई बार परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नया संस्करण पहले संस्करण की लगभग 290 किलोमीटर की तुलना में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है। ब्रह्मोस एयर मिसाइल के शुरुआती संस्करण का पहला परीक्षण 2017 में किया गया था। इससे स्टैंड ऑफ रेंज से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्टैंड ऑफ रेंज मिसाइलें रक्षात्मक रूप से पर्याप्त दूरी से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जाने वाला सबसे भारी हथियार है, जिसे इन हथियार प्रणालियों को ले जाने के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उन्नत तरीके से विकसित किया गया है। तो ये था पहले परीक्षण के बारे में और 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट के नामित किया गया है? IISc बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटरीट के रूप में नामांकित किया है। G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है और 2023 में S20 का विषय डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए किस संस्था के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ADB एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु अर्बन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम राज्य के 3 शहरों में जलवायु लचीला सीवरेज संग्रह और उपचार, जल निकासी और जलापूर्ति प्रणाली विकसित करना चाहता है। यह 2018 में ADB द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के लिए $500 मिलियन की बहुकिस्त वित्त पोषण सुविधा की तीसरी और अंतिम किस्त है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट बानी। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, आर्ट पार्क, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने प्रोजेक्ट बानी पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। इस डिजिटल परियोजना का लक्ष्य 773 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों के भाषण सेट एकत्रित करके भारत की भाषा विविधता को मैप करना है। इस परियोजना का लक्ष्य 1,50,000 घंटे से अधिक के भाषण को रिकॉर्ड करना है, जिसका एक हिस्सा स्थानीय लिपियों में लिप्यंतरित किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? RBI। दक्ष भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अनुरक्षित उन्नत पर्यवेक्षी प्रबंधन प्रणाली एडवांस सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम है। RBI ने हाल ही में घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2023 को भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष में स्थानांतरित कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना, दक्षता में वृद्धि करना और भुगतान धोखाधड़ी प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करना है। तो इस तरीके से आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।